बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा तक हम लोग पदयात्रा करके जाएंगे और उनको वहां पर माल्यार्पण करेंगे। और इस पदयात्रा में हमारे प्रदेश के डिप्टी सीएम श्री अरुण साव जी हैं, हमारे खेल एवं युवा कल्याण विभाग के मंत्री टंकराम वर्मा जी हैं, मंत्री हमारे केदार कश्यप जी, दयालदास बघेल जी, हमारे पार्टी के वरिष्ठ और विधायक धर्मलाल कौशिक जी हमारे विधायकगण हैं, और हमारे खेल एवं कल्याण विभाग के अधिकारी हैं, और पूरे प्रदेश से काफी संख्या में हमारे विद्यार्थीगण भी उपस्थित हैं। सब मिलकर हम लोग पदयात्रा करेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने साल भर स्थापना संविधान दिवस को लोग जाने और एक एक लोग तक पहुंचे, इसलिए स्मरण उत्सव के रूप में साल भर कुछ न कुछ संविधान दिवस को लेकर आयोजन होगा। अब हम लोग तो एक साल मनाएंगे हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर। वो लोग 60 दिन मनाएं तो उनका निर्णय है, लेकिन संविधान के साथ अनेकों बार उन्होंने खिलवाड़ किया है। लोकतंत्र की कांग्रेस पार्टी ने इस देश में इमरजेंसी लागू करके हत्या की है। धन्यवाद भाई। इधर संविधान दिवस को लेकर एक जॉइंट सेशन संसद में इस वक्त चल रहा है, सीधे आपको वहां लिए चलते हैं। विस्तार और सभ्यता का सुंदर स्वरूप इन चित्रों के माध्यम से सामने आता है। संस्कृति परंपरा की वे गहरी कड़ी आज भी अक्षुण्ण है, उतनी ही जीवंत है, उतनी ही प्रेरणादायी भी। अतः आपसे सादर अनुरोध, भारत के संविधान की कला को समर्पित पुस्तिका का विमोचन करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। भाषा नाम जननी संस्कृत भाषा, अर्थात संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है, हमारी सांस्कृतिक और बौद्धिक धरोहर का प्रतीक भी है। इस गौरवपूर्ण क्षण पर माननीय राष्ट्रपति जी, आपसे सादर अनुरोध है कि संस्कृत में भारत के संविधान का विमोचन कर इस ऐतिहासिक क्षण को इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से सदा के लिए अंकित करने की कृपा करें। संविधान के अंगीकार होने की 75वीं वर्षगांठ पर अब संस्कृत में भी उपलब्ध भारत का संविधान। धन्यवाद। भारत के प्राचीनतम भाषा में मैथिली के उच्चतम स्थान थिक, अतः आपसे सादर अनुरोध, मैथिली भाषा में संविधान का विमोचन करने की कृपा करें। मान्यवर, भारत की सभी भाषाओं का सम्मान और मैथिली में संविधान का विमोचन, निश्चित रूप से ये पल गौरवशाली है हम सभी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। आप सभी माननीय विशिष्ट जनों की जानकारी अनुसार ये सभी पब्लिकेशंस लोकसभा पब्लिकेशन काउंटर पर उपलब्ध होंगी, जिनकी सूचना आप सभी को बुलेटिन के द्वारा जारी कर दी जाएगी। अब माननीय राष्ट्रपति जी, आपसे करबद्ध अनुरोध है कि आप अपने ज्ञानवर्धक शब्दों से हम सभी का मार्ग प्रशस्त करें।
तो तस्वीरें आप देख रहे थे संविधान का, संस्कृत में संविधान का विमोचन हुआ है। इसके अलावा भारत के संविधान दिवस की उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी, राज्यसभा के उपसभापति श्री हरिवंश जी, राज्यसभा में सदन के नेता श्री जगत प्रसाद नाडा जी, राज्यसभा में विपक्ष नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी, संसदीय कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी, लोकसभा में विपक्ष नेता श्री राहुल गांधी जी, माननीय सांसदगण और प्यारे देशवासी, संविधान दिवस के पावन अवसर पर आप सभी के बीच आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही। संविधान हमारे देश का सबसे पवित्र ग्रंथ है। आज हम सब एक ऐतिहासिक अवसर के भागीदार भी बन गए हैं और साक्षी भी। 75 वर्ष पहले संविधान सदन के इसी केंद्रीय कक्ष में आज ही के दिन संविधान सभा ने नवस्वाधीन देश के लिए संविधान निर्माण का बहुत बड़ा कार्य संपन्न किया था। उस दिन संविधान सभा के माध्यम से हम भारत के लोगों ने इस संविधान को अपनाया, अधिनियमित किया और आत्मार्पित किया था। हमारे संविधान हमारे लोकतांत्रिक गणतंत्र की सुदृढ़ आधारशिला है। हमारा संविधान हमारे सामूहिक और व्यक्तिगत स्वाभिमान को सुनिश्चित करता है। आज कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से मैं संविधान सभा के सदस्यों और कर्मियों को श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। ये देश का सौभाग्य है कि संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने तथा प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान निर्माण की यात्रा का मार्गदर्शन किया। बाबा साहेब अम्बेडकर ने प्रगतिशील और समावेशी सोच की छाप हमारे संविधान पर अंकित किया है। संविधान सभा में बाबा साहेब के ऐतिहासिक संबंधों से ये तथ्य स्पष्ट होता है कि भारत लोकतंत्र की जननी है। अपने लोकतंत्र पर गौरव की इसी भावना के साथ आज हम सब इस विशेष अवसर पर एकत्र हुए। ये अवसर संविधान सभा की 15 महिला सदस्यों के योगदान को स्मरण करने का भी है। हमें उन अधिकारियों के अमूल्य योगदान को भी याद रखना चाहिए जिन्होंने नेपथ्य में रहकर काम किया। उनकी कार्यनिष्ठा ने संविधान निर्माण की प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ाया। उनमें प्रमुख भूमिका श्री BN राव की थी, जो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। मैं संविधान सभा के सचिव श्री HBR अंगगर, संयुक्त सचिव श्री SN मुखर्जी और उप सचिव श्री जुगल किशोर खन्ना को भी उल्लेख करना चाहूँगी। माननीय सांसदगण, स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने पर मैं सभी देशवासियों ने आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया। आगामी 26 जनवरी को हम अपने गणतंत्र की 75वें वर्षगांठ मनाएंगे। इस तरह के समारोह हमें अब तक की यात्रा का अवलोकन करने और आगे की यात्रा की बेहतर योजना बनाने के अवसर प्रदान करते हैं। ऐसे समारोह हमारी एकता को मजबूत बताने की तथा ये दर्शाते हैं कि राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों में हम सब एक साथ हैं। हमारे स्वाधीनता संग्राम के दौरान अनेक महान विभूतियों ने हमारे राष्ट्रीय आदर्शों को रेखांकित किया था। हमारी संविधान सभा में हमारे देश की विविधता को अभिव्यक्ति मिली थी। संविधान सभा में सभी प्रांतों और क्षेत्र के प्रतिनिधियों की उपस्थिति से अखिल भारतीय चेतना को स्वर मिला था। संविधान सभा के वाद विवाद तथा सदस्यों के संबोधनों में
हमें संविधान निर्माण की प्रक्रिया के साथ साथ अपने देश के बारे में गहरी जानकारी प्राप्त होती है। आज जिन पुस्तकों का विमोचन किया गया तथा जो शॉर्ट फिल्म्स दिखाई गई, उनमें लोगों को हमारे संविधान निर्माण के गौरवशाली इतिहास का परिचय प्राप्त होगा। एक अर्थ में भारत का संविधान कुछ महानतम मेधावी लोगों द्वारा लगभग 3 वर्षों के विचार विमर्श का परिणाम था, लेकिन सही अर्थ में ये हमारे लंबे स्वाधीनता संग्राम का परिणाम था। उस अतुलनीय राष्ट्रीय आंदोलन के आदर्शों को संविधान में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। उन आदर्शों को सुस्पष्ट और संक्षिप्त रूप से संविधान की प्रस्तावना में व्यक्त किया गया है। ये आदर्श है न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। ये आदर्श सदियों से भारत को परिभाषित करते हैं। संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्श एक दूसरे के पूरक है। समग्र रूप से ये सभी आदर्श ऐसा वातावरण उपलब्ध कराते हैं जिसमें हम नागरिक को फूलते फलते समाज में योगदान देने तथा साथी नागरिकों की मदद करने का अवसर मिलता है। माननीय संसदगण, संविधान की भावना के अनुसार कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का यह दायित्व है कि वे सामान्य लोगों के जीवन को सुगम बनाने के लिए मिलजुल कर काम करें। संसद द्वारा पारित किए गए अनेक अधिनियमों से जौन आकांक्षाओं को अभिव्यक्ति मिली है। देश के आर्थिक एकीकरण के लिए स्वतंत्रता के बाद का सबसे बड़ा टैक्स सुधार गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को के रूप में किया गया है। वर्ष 2018 में राष्ट्रीय पिछड़ा बल्क आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। वुमेन लेड डेवलपमेंट की सोच को यथार्थ रूप देना सामाजिक न्याय के संवैधानिक आदर्शों को प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम द्वारा हमारे लोकतंत्र में महिला सशक्तिकरण के एक नए युग की शुरुआत की गई है। दंड के स्थान पर न्याय तथा अपराध के स्थान पर सुरक्षा की भावना पर आधारित भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम को पारित करके सांसदों ने आधुनिक सोच को अपनाने का प्रभावशाली परिचय दिया है। ऐसे अनेक अधिनियमों को पारित करने के लिए मैं सभी सांसदों की सराहना करती हूँ। पिछले कुछ वर्षों के दौरान सरकार ने समाज के सभी वर्गों, विशेषकर कमजोर वर्गों के लोगों के विकास के लिए अनेक कदम उठाए हैं। ऐसे निर्णयों से लोगों का जीवन बेहतर हुआ है तथा उन्हें प्रगति के नए अवसर मिल रहे हैं। गरीब लोगों का अपना पक्का घर मिल रहा है, बिजली, पानी, सड़क की सुविधा मिल रही है, खाद्य सुरक्षा और चिकित्सा सेवाएं मिल रही है। देश में बड़े पैमाने पर विश्व स्तर का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है। समग्र और समावेशी विकास के ऐसे अनेक प्रयास हमारे संवैधानिक आदर्शों को आगे बढ़ाते हैं। इस प्रयासों के लिए मैं सरकार की सराहना करती हूँ। उच्चतम न्यायालय के प्रयासों से देश की न्यायपालिका हमारे न्याय प्रणाली को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अनेक प्रयास कर रही है। न्यायपालिका विचाराधीन कैदियों को और जेल सुधार के विषयों पर भी कार्यरत है। हमारे देश में मूलभूत अधिकारों का दायरा समय के साथ विस्तृत होता रहा है। अपेक्षाकृत कम साधन संपन्न लोगों को कानूनी सहायता प्रदान करने के संवैधानिक निर्देश प्रति जागरूकता और सक्रियता बढ़ रही है। माननीय सांसदगण, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के साथ साथ सभी देशवासियों की सक्रिय भागीदारी से हमारे संवैधानिक आदर्शों को शक्ति मिलती है। हमारे संविधान में प्रत्येक नागरिक के मूल कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। भारत की एकता और अखंडता की
रक्षा करना, समाज में समृद्धता की भावना का निर्माण करना, महिलाओं के सम्मान को सुनिश्चित करना, पर्यावरण की रक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना तथा राष्ट्र को उपलब्धियों की नई ऊंचाई तक ले जाना नागरिकों के मूल कर्तव्यों में शामिल है। हमारा संविधान एक जीवंत और प्रगतिशील दस्तावेज है। बदलते समय की मांग के अनुसार नए विचारों को अपनाने की व्यवस्था हमारे दूरदर्शी संविधान निर्माताओं ने बनाए थे। हमने संविधान के माध्यम से सामाजिक न्याय और समावेशी विकास के अनेक बड़े लक्ष्यों को प्राप्त किया है। नई सोच के साथ हम भारत को विश्व समुदाय में नई पहचान दिला रहे हैं। हमारे संविधान निर्माताओं ने भारत को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का निर्देश दिया है। आज एक अग्रणी अर्थव्यवस्था होने के साथ साथ हमारा देश विश्व बंधु के रूप में ये भूमिका बेखूबी निभा रहे हैं। हम विश्व समुदाय में उपलब्ध अच्छे विचारों विनम्रता के साथ आत्मसात करने के लिए भी तत्पर रहते हैं। देश की जरूरतों के मुताबिक उत्कृष्ट विचारों और पद्धतियों को अपनाने की इसी भावना का उदाहरण हमारे संविधान निर्माताओं ने प्रस्तुत किया था। संविधान सभा के दूरदर्शी सदस्यों ने हमें एक प्रेरणादायक संविधान दिया जो अन्य देशों के लिए भी एक आदर्श साबित हुआ है। संविधान सभा के अध्यक्ष और मेरे प्रतिष्ठित पूर्ववर्तियों में सर्वप्रथम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वर्ष 1949 में आज ही के दिन अपने भाषण में एक विचार व्यक्त किया था कि संविधान को जीवंत बनाए रखना उन लोगों पर निर्भर करता है जो उसका संचालन करते हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि कई चीज़ें जो संविधान में नहीं लिखी जा सकती उनका संचालन परंपराओं के आधार पर किया जाता है। उन्होंने ये अपेक्षा व्यक्त की थी कि हमारा देश आवश्यक सामर्थ्य अर्जित करेगा और समुचित परंपराएं विकसित की जाएगी। मैं पूरी विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि लगभग 3/4 सदी के संवैधानिक यात्रा के दौरान हमारे देश ने उन क्षमताओं को अर्जित करने और आर्थिक परंपराओं को विकसित करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है। हमने जो अनुभव प्राप्त किए हैं आने वाली पीढ़ियों को उनसे अवगत कराया चाहिए। वर्ष 2015 में सरकार द्वारा 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। तब से प्रत्येक वर्ष मनाए जा रहे संविधान दिवस के समारोह से हमारे युवाओं में देश के बुनियादी दस्तावेज यानी संविधान के विषय में जागरूकता बढ़ाने में मदद मिली है। संविधान के प्रति युवाओं में उत्साह को देखकर हम सब देश के भविष्य के प्रति आश्वस्त हो सकते हैं। मैं सभी देशवासियों से अनुरोध करती हूँ कि वे हमारे संवैधानिक आदर्शों को अपने आचरण में डालें, मूल कर्तव्यों का पालन करें तथा वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण के राष्ट्रीय लक्ष्य के प्रति समर्पण के साथ आगे बढ़ें। मैं संविधान दिवस के अवसर पर सभी देशवासियों को बधाई देती हूँ। आप सभी को मेरा शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय राष्ट्रपति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि आज के इस विशेष अवसर पर आप पूरे राष्ट्र के साथ उद्देशिका का वाचन करने की कृपा करें। आप सभी से भी सादर अनुरोध। संविधान दिवस
की 75वीं वर्षगांठ पर ये विशेष आयोजन इस वक्त आप देख रहे थे। और क्या कुछ राष्ट्रपति ने कहा वो भी हमने आपको सुनवाया। उन्होंने शुभकामनाएं भी दी और उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से संविधान को लेकर जो संकल्प है, जो समर्पण है भारत का, वो किस तरह का है। सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे। ये एक जॉइंट सेशन संसद में इस वक्त चल रहा था संविधान दिवस को लेकर। और अगली खबर की बात करेंगे। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आपको बता दें, एकनाथ शिंदे ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। महाराष्ट्र के कार्यवाहक सीएम बने रहेंगे एकनाथ शिंदे। राज्यपाल ने शिंदे को कार्यवाहक सीएम नियुक्त किया है। नई सरकार बनने तक शिंदे की ये जिम्मेदारी रहेगी, बतौर कार्यवाहक सीएम वो बने रहेंगे। यह हालांकि अभी साफ नहीं हो पाया है कौन महाराष्ट्र का नया मुखिया होगा। शासन के तौर पर महाराष्ट्र का नया मुखिया कौन होगा, इसे लेकर सस्पेंस अभी बरकरार है। बैठकों के सिलसिले चल रहे हैं। इन सबके बीच एकनाथ शिंदे ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और अब वो कार्यवाहक सीएम रहेंगे नई सरकार के गठन तक। हालांकि जो सरकार का कार्यकाल है और सीएम को लेकर, महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। सीएम के लिए शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के नाम की चर्चा है। महायुति सरकार में सीएम के साथ 2 डिप्टी सीएम होंगे। बीजेपी के 24, शिवसेना के 12 मंत्री हो सकते हैं। महायुति सरकार में एनसीपी के 10 मंत्री हो सकते हैं। तो शिंदे और फडणवीस के नाम पर लगातार चर्चा चल रही है। कहीं 2.5 साल के फॉर्मूले की बात आ रही है। तो क्या कुछ होगा वो अभी क्लियर नहीं है। और अब बड़ी खबर उदयपुर से। महाराणा प्रताप के वंशजों में संपत्ति को लेकर विवाद है। धूनी दर्शन के दौरान प्रदर्शन और पथराव हो गया। दीवारों पर चढ़कर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की गई है। पैलेस से पत्थरबाजी हुई है। कई पुलिस वाले घायल हुए हैं। बिना धूनी दर्शन के लौटे हैं विश्वराज सिंह मेवाड़। उदयपुर महल की विवादित जगह कुर्क होगी और घंटाघर थाना अधिकारी को इसका रिसीवर बनाया गया। पैलेस के गेट खुलने के बाद ये कार्रवाई शुरू होगी। कल ही विश्वराज सिंह की राज तिलक की रस्म हुई थी। धूनी दर्शन और एकलिंग जी दर्शन को लेकर ये पूरा विवाद था। ये सारा विवाद संपत्ति से जुड़ा हुआ है। महाराणा प्रताप के वंशजों में ये संपत्ति विवाद है और लंबे अरसे से चला आ रहा है। रिसीवर की मौजूदगी में आज कुर्की की कार्रवाई होनी थी, लेकिन महल से पथराव हो गया। कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है और आज सुबह से ही जो हमारे पैलेस के प्रतिनिधि हैं और साथ में समाज के जो प्रतिनिधि हैं उनसे बातचीत चल रही थी और कुछ बातों को लेके सहमति भी बनी है, कुछ बातों को लेके अभी भी जो है वो विवाद है, सहमति नहीं बन पाई है। तो अभी हम लोगों ने, प्रशासन ने सबसे रिक्वेस्ट किया है कि प्रशासन इनसे बातचीत कर रहा है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।